तो सेक्शन 11 जो कि एग्जम्पशन पार्ट पर है जीएसटी के, हमने एग्जम्पशंस डिस्कस की हुई हैं। एग्जम्पशंस में सबसे पहला हमारा सेक्टर लेने वाले हैं हम सेक्शन 11 के एग्जम्पशन में। जो पहला सेक्टर है वो है हेल्थ केयर सेक्टर। अगर हम हेल्थ केयर सेक्टर की बात करें तो हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर सबसे पहले हमने यही देखा था कि अगर कोई भी मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट या पैरामेडिक्स, तो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, पैरामेडिक्स अगर ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं इन रिलेशंस टू द, किस चीज़ को लेकर के, इन रिलेशंस टू द आईपैड फॉर डीटीसी, मतलब आपको पता है ना, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट या केयर के लिए फॉर द इलनेस, इंजरी, प्रेगनेंसी, एबनॉर्मलिटी, डिफॉर्मिटी। तो अगर इस चीज़ के लिए अगर आपके डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, केयर की सर्विसेज फॉर इलनेस, इंजरी, प्रेगनेंसी, एबनॉर्मलिटी, डिफॉर्मिटी के लिए दी जा रही है तो वो सर्विस एग्जेम्प्ट की गई है सेक्शन 11 में। फिर दूसरी बात क्या आता है कि पेशेंट्स को अगर हम ट्रांसपोर्टेशन सर्विस देते हैं, एम्बुलेंस सर्विसेज, तो भी वो सर्विसेज एक हेल्थ केयर सर्विस मानी जाएगी और उसको एग्जेम्प्ट किया गया है। लेकिन हेल्थ केयर की सर्विसेज में दो सर्विसेज नहीं आती हैं, जैसे कि आपका हेयर ट्रांसप्लांट सर्विसेज और कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी। हेयर ट्रांसप्लांट और कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी इज नॉट क्लासीफाई द हेल्थ केयर सर्विसेज, सो देयरफॉर इट इज़ टैक्सेबल, इसको टैक्सेबल किया गया है। साथ ही साथ फिर हमने देखा था कि अगर कोई अगर प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेम सेल्स, अगर एक कोर ब्लड बैंक अगर प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेम सेल्स की सर्विस देता है तो वो भी एग्जेम्पशंस में है। तीसरी बात हमने यहाँ डिस्कशन करी थी कि अगर प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेम सेल्स बाय द कोर ब्लड बैंक है तो एग्जेम्पशन आ जाएगी। दूसरी बात इसी के अंदर तीसरा हमारे पास हेल्थ केयर के अंदर यह था कि अगर एनिमल्स और बर्ड की अगर हेल्थ केयर की जाती है तो वो भी एग्जेम्पशंस में है। अगर आप देखें कि जो हमारे पास क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट्स का अगर हम ट्रीटमेंट या फिर कोई भी डिस्पोजल्स ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट, अगर ट्रीटमेंट या डिस्पोजल होता है बायोमेडिकल वेस्ट होता है, क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट अगर एक ऑपरेटर करता है उसको, तो वो भी एग्जेम्पशन में है। और फाइनली फिर ये था कि अगर एक रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स अगर अपनी सर्विसेज दे रहा है बाय वे ऑफ रिहैबिलिटेशन ऑफ थेरेपी और काउंसलिंग, रिहैबिलिटेशन ऑफ थेरेपी और काउंसलिंग की सर्विस अगर वो दे रहा है तो इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन ये भी आपकी हेल्थ केयर की सर्विस मानी जाएगी और एग्जेम्पशन दिया जाएगा। इसके अलावा हमने हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर ये चीज़ कही थी कि अगर हेल्थ केयर सेक्टर में जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, अगर हॉस्पिटल्स एडमिशंस मतलब एक एडमिटेड पेशेंट्स को अगर कोई भी वो फूड या ड्रिंक्स की सर्विसेज दे रहे हैं, तो फूड सर्व कर रहे हैं टू द एडमिटेड पेशेंट्स, तो ऑब्वियसली बात है उसको कंपोजिट सप्लाई माना जाएगा और कंपोजिट सप्लाई मान करके इसको सेपरेटली टैक्स नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसको कंपोजिट सप्लाई मान करके इसको टैक्सेबल नहीं है, ये एग्जेम्प्ट की जाएगी। दूसरी बात, लेकिन अगर यही फूड जो हॉस्पिटल्स में अगर किसी उसके विजिटर को या फिर अटेंडेंट्स जो कि पेशेंट्स के साथ हैं उसको दिया जाता है तो वो एग्जेम्पशंस आपकी मानी नहीं जाएगी और वो टैक्सेबल किया जाएगा। ठीक है, वो फूड आपका टैक्सेबल किया जाएगा, उस पर जीएसटी लगाया जाएगा। देन आफ्टर फिर हमने मूव किए थे हेल्थ केयर सेक्टर के पास लीगल सेक्टर। लीगल सेक्टर्स में अगर आपने आरसीएम में भी पढ़ा होगा तो हमने ये देखा हुआ है कि अगर एक इंडिविजुअल्स एडवोकेट, पार्टनरशिप फर्म एडवोकेट किसी बिजनेस एंटिटी को कोई भी सर्विस दे रहा है लीगल सर्विसेज, तो वो आरसीएम में एप्लीकेबल तभी होती है क्योंकि बिजनेस एंटिटी के अंदर ही एक अकेलौता केस है जहाँ पे हम रिवर्स चार्ज के अंदर थ्रेशोल्ड आपको देते हैं। अदरवाइज वी नो दैट कि रिवर्स चार्ज में आपको थ्रेशोल्ड का बेनिफिट नहीं दिया जाता, आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना होता है और देन इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशंस आपको रिवर्स चार्ज में टैक्स देना होता है। लेकिन अगर बिजनेस एंटिटी को अगर आप रिवर्स चार्ज की अगर बात करते हो तो उसको एग्जेम्पशन का मतलब थ्रेशोल्ड वहाँ पे अवेलेबल है, थ्रेशोल्ड का बेनिफिट दिया हुआ है 10 लाख और 20 लाख, तभी वो रिवर्स चार्ज के अंदर टैक्स देगा अगर उसका 10 लाख और 20 लाख का थ्रेशोल्ड क्रॉस करता है। इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशंस अपार्ट फ्रॉम दैट हमने ये देखा था कि सेक्शन 11 के अंदर अगर लीगल सर्विस की बात करी जाए तो लीगल सर्विस में अगर आपको देखा हो तो सेक्शन 11 के अंदर जो लीगल सर्विस है तो वहाँ पे आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अगर सर्विसेज दे रहा है किसको, बिजनेस एंटिटी को, तो ऑब्वियसली बात है 10-20 लाख का थ्रेशोल्ड वहाँ पे दिया गया है, तभी वो इसमें ये दिया हुआ है कि अगर बिजनेस एंटिटी को दे रहा है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को दी गई है सर्विस बिजनेस एंटिटी का, अगर बिजनेस एंटिटी का थ्रेशोल्ड 10 लाख और 20 लाख को क्रॉस नहीं करता है तो देन इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन उसको एग्जेम्पशन दिया जाएगा। सेकंड वन इज अगर वही आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अगर बिजनेस एंटिटी को छोड़ करके कोई ऐसी पर्सन को दे रहा है किसी अदर देन बिजनेस एंटिटी, सेक्शन 11 में एग्जेम्पशंस है। और साथ में गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज़ जो भी हमारे गवर्नमेंटल एजेंसीज हैं, इनको अगर सर्विस आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल देता है तो एग्जेम्पशन दिया गया है। साथ ही साथ फिर दूसरा सेक्टर इसी के अंदर हमारे पास लीगल केस में कि अगर एक इंडिविजुअल एडवोकेट या पार्टनरशिप फर्म एडवोकेट
अगर सर्विस बिजनेस एंटिटी को देता है तो सेम थ्रेशोल्ड एप्लीकेबल होगा। दूसरी बात फिर देखते हैं कि एनी अदर पर्सन जो अदर देन बिजनेस एंटिटी को दे रहा है तो फिर वो भी उसमें एग्जेम्पशन दिया जाएगा। तीसरे केस अगर गवर्नमेंट्स को दिया जाता है तो भी इसके अंदर एग्जेम्पशन है। इंडिविजुअल एडवोकेट या पार्टनरशिप फॉर्म एडवोकेट अगर एक दूसरे को आपस में सर्विस दे रहे हैं तो वो भी एग्जेम्पशन दिया गया है। लेकिन सीनियर एडवोकेट के केस में जो बिजनेस एंटिटी और अदर देन बिजनेस एंटिटी के पर्सन को या गवर्नमेंटल एजेंसीज को छोड़ करके सेम उसमें भी एग्जेम्पशंस है, उनको एग्जेम्पशन दिया गया है। लेकिन अगर सीनियर एडवोकेट किसी इंडिविजुअल एडवोकेट या पार्टनरशिप फॉर्म एडवोकेट को अगर सर्विस देता है तो वो टैक्सेबल होगा। यानी कि इसका मतलब ये हो सकता है कि इंडिविजुअल एडवोकेट और पार्टनर एक दूसरे से अगर कोई सर्विस लेते हैं लीगल सर्विस तो फिर एग्जेम्पशन है। लेकिन अगर सीनियर एडवोकेट अगर इंडिविजुअल एडवोकेट या पार्टनरशिप फॉर्म एडवोकेट को देता है देन इन दैट पोजीशन वो सर्विस आपकी एग्जेम्प्ट की जाएगी और रिवर्स चार्ज के अंदर उसको टैक्स देना पड़ेगा। इसको पार्टनरशिप फॉर्म एडवोकेट या इंडिविजुअल एडवोकेट को। और इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन इसमें ये क्या हो सकता है कि एक आप ऑल्टरनेटिव व्यू एग्जाम में दे सकते हैं कि बिकॉज ऑफ द इंडिविजुअल एडवोकेट और द पार्टनरशिप फॉर्म एडवोकेट दे आर कैरिंग द प्रोफेशंस एंड द टर्म प्रोफेशंस इज इंक्लूडेड अंडर द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस, सो देयरफॉर इट विल कॉन्स्टिट्यूट, मतलब द पार्टनरशिप फॉर्म एडवोकेट और द इंडिविजुअल एडवोकेट कॉन्स्टिट्यूट अ बिजनेस एंटिटी। और अगर वो बिजनेस एंटिटी होते हैं और एंड इफ दे आर कंसिडर एज ए बिजनेस एंटिटी एंड हैविंग एन एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 10 लाख और 20 लाख अप टू 10 लाख और 20 लाख, देन इन दैट केस रिवर्स चार्ज के अंदर उसकी एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी, दे आर नॉट लायबल टू पे जीएसटी। इसको फिर हमने करने के बाद फिर हमने क्या देखा, इस सिचुएशंस को हमने हैंडल करा तो देन इसके बाद फिर हमने मूव कर गए नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट का मतलब यहाँ पे ये है कि लीगल सेक्टर के बाद फिर हमने एग्रीकल्चर सेक्टर को देखा। या एग्रीकल्चर सेक्टर से पहले हम ले लेते हैं चैरिटेबल सेक्टर। चैरिटेबल सेक्टर्स में आपको देखा होगा तो चैरिटेबल एक्टिविटीज़ को आप समझे। चैरिटेबल एक्टिविटीज़ में ये कहा गया है कि जो भी चैरिटेबल एक्टिविटीज़ हैं यानी कि एक तरह से ऐसी एंटिटीज़ जो कि 12AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर रजिस्टर्ड है सेक्शन 2 इसके अंदर, उसको हम चैरिटेबल ट्रस्ट मानते हैं। वो चैरिटेबल एंटिटीज़ हैं और चैरिटेबल एंटिटीज़ की जो भी चैरिटेबल एक्टिविटीज़ होगी उसको एग्जेम्पशन किया गया है। चैरिटेबल एक्टिविटीज़ के अंदर आपको ये बताया गया है कि जो भी उसकी एक तरह से जो हमारी ट्रस्ट है अगर वो प्रोग्राम्स को मतलब एक तरह से जो प्रोग्रामिंग स्किल्स हैं उसकी या फिर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है, यानी कि अगर कोई प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवा रही है स्किल डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग करवा रही है वो चैरिटेबल एक्टिविटीज़ का पार्ट माना जाएगा। या फिर मेडिटेशंस योगा या फिर कोई भी आपका पुअर रिलीव करती हैं, पुअर को रिलीव करना, मेडिकल जो भी हमारे मेडिकल फैसिलिटीज़ देना, योगा को कंडक्ट कराना या फिर आपकी पुअर रिलीव करवाना ये। और साथ ही साथ इसमें ये भी कहा गया है कि जो आपके पुअर रिलीव्स के साथ साथ इन्होंने ये बताया गया कि अगर मान लो ये कोई HIV इन्फेक्शंस या फिर जो जिससे पब्लिक इफ़ेक्ट होती है उसकी सर्विस को कंडक्ट करवाना, दीज आर ऑल द चैरिटेबल एक्टिविटीज़। और अगर ये चैरिटेबल एक्टिविटीज़ हैं तो सेक्शन 11 में एग्जेम्पशन दे दिया जाएगा अगर ये सर्विस दे रही हैं इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशंस। इसके अलावा हमने ये देखा था कि हमारा जो चैरिटेबल एक्टिविटीज़ के अंदर ध्यान से सुनना, अगर एक ट्रस्ट अपने स्टूडेंट्स को कोई एकोमोडेशंस की सर्विस दे रहा है, मतलब होटल्स को एकोमोडेट कराने की सर्विस स्टूडेंट्स को दे रहा है एक ट्रस्ट, तो वो एकोमोडेशंस की जो सर्विसेज दे रहा है होटल्स को एकोमोडेट कराने की, वो सर्विसेज चैरिटेबल एक्टिविटीज़ का पार्ट नहीं मानी जाती। और वो चैरिटेबल एक्टिविटीज़ का अगर पार्ट नहीं मानी जाती दैन इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशंस वो चैरिटेबल एक्टिविटीज़ नहीं मानी जाएगी। और चैरिटेबल एक्टिविटीज़ नहीं है तो फिर वो सेक्शन 11 में टैक्सेबल कर दी जाएगी, मतलब एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, उसको एग्जेम्पशन क्वालिफाई नहीं करेगी। लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा अगर कोई होटल या लॉज, ध्यान रखना होटल या फिर कोई इन गेस्ट हाउस या होटल अगर कोई भी अकोमोडेशंस होटल का अकोमोडेशंस की सर्विस दे रहे हैं, किस पर्पज़ के लिए दे रहे हैं, फॉर द रेजिडेंशियल पर्पज़ या फिर लॉजिंग पर्पज़, ये दो पर्पज़ होने चाहिए, रेजिडेंशियल या लॉजिंग पर्पज़। अगर होटल या फिर इन गेस्ट हाउस अगर लॉजिंग और रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए अपनी यूनिट अपनी एकोमोडेशंस की होटल को एकोमोडेट कराने की सर्विस दे रहे हैं और उसके अंदर जो यूनिट दी है उन्होंने एकोमोडेशंस की, यूनिट ऑफ एकोमोडेशंस का जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है, यूनिट ऑफ एकोमोडेशन का जो वैल्यू ऑफ सप्लाई अगर वो 1000 रुपये से कम है, मतलब पर डे रुपीज़ जो उन्होंने चार्ज करा है वो 1000 रुपये से कम चार्ज किया है, वैल्यू ऑफ सप्लाई 1000 रुपीज़ पर डे उससे कम है, देन इन दैट मतलब बिलो में जाएगा, मतलब डॉट पे टैक्सेबल हो जाएगी, बिलो 1000 रुपीज़ पर डे होना चाहिए, देन इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन दे विल क्वालिफाई फॉर द एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 11। ये सिचुएशन करने के बाद फिर हमने एक चीज़ और देखी थी कि हमारा ट्रस्ट, अगर ट्रस्ट ने कोई भी फीस या कंसीडरेशन, ध्यान से सुनना, जो भी फीस या कंसीडरेशन अगर ट्रस्ट ले रहा है इन रिलेशंस टू द मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए, योगा देने के लिए या फिर कोई भी आपकी
मेडिकल, योगा